देखो यूनिट 5 बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर पेपर फर्स्ट सेकंड। तो अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि। अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण किस टाइप की, जैसे मान लो सॉल्व d2y/ds2 प्लस -5 और dy/ds प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ऐसे है। ठीक है ना। इसमें क्या है, d2y/ds2 का गुणांक देखो कुछ नहीं है, जिसका मतलब 1 है, यहाँ 1 भी अचर है। dy/ds का गुणांक भी 5 है, 5 भी अचर है। y का गुणांक भी क्या है, 6, ये भी अचर है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। अब रैखिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं, जैसे आप 9वीं क्लास में पढ़े थे, तो यहाँ पे x² प्लस है 5x प्लस 6, ये द्वितीय घात का बहुपद है। ठीक है। x प्लस 2 है तो ये एक घात का बहुपद है। x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तृतीय घात का बहुपद है। जो बहुपद एक घात का होता है उसे रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण बोलते हैं। जो समीकरण 2 घात का होता है उसे द्विघाती समीकरण बोलते हैं। जो समीकरण 3 घात का होता है उसको त्रिघाती समीकरण बोलते हैं। ठीक है। ये रैखिक समीकरण बोलते हैं क्योंकि इसकी घात 1 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये अवकल समीकरण की उच्चतम हाईएस्ट डेरिवेटिव है d2y/ds2, इसकी घात 1 है। इस अवकल समीकरण की घात 1 है, इसलिए इसको रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, है ना। इसकी कोटि 2 है और घात 1 है। कोटि 2 है और घात 1 है। तो जिस अवकल समीकरण की घात 1 होती है उसे कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण, है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको हल करने के लिए इसमें गुणांक अचर है, इसलिए अचर गुणांक बोलेंगे। और इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर उच्चतम कोटि के अवकलज की घात 1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है। ये क्या है, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले d/ds के स्थान पे d लिख देते हैं, d2/ds2 के स्थान पे d2 लिख देते हैं। ऐसे ये अवकल समीकरण इस रूप का हो जाएगा। क्या लिख देंगे, d2y, ये क्या होगा 5d/y, ये क्या होगा 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है। y सब में दिख रहा है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं d² प्लस -5d और प्लस 6, ये कॉमन y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब d के स्थान पे हम m रखते हैं तो सहायक समीकरण प्राप्त होगा, समीकरण 1 का। ठीक है। तो m d बराबर समीकरण 1 का सहायक समीकरण। सहायक समीकरण क्या होगा, d के स्थान पे m रख दो तो क्या होगा, m² - 5m प्लस 6 बराबर 0, y को छोड़ दो, ये सहायक समीकरण कहलाएगा। अब सहायक समीकरण को हल करेंगे तो सहायक समीकरण को हल करने का तरीका क्या है, जो आप 10वीं 9वीं क्लास में पढ़े थे, गुणनखंड विधि। ठीक है। तो m² - 5m प्लस 6 है, तो यहाँ पे m² का गुणांक 1 है, अचर पद 6 है, तो 1 × 6 बराबर क्या हुआ 6। और 6 के गुणनखंड करोगे तो 6 के गुणनखंड 2 × 3, तो 2 और 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा। और 6 का गुणनखंड ये भी तो हो सकता है, -2 × -3, और -2 -3 को जोड़ोगे तो -5 आएगा। तो 6 का ये वाला गुणनखंड लेते हैं, दोनों को जोड़ने से +5 आता है, जबकि है यहाँ -5, इसलिए 6 का ये वाला गुणनखंड हम लेंगे। ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, m² माइनस 2m माइनस 3m माइनस 2m माइनस 3m और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो m कॉमन लेंगे तो m -2, -3 कॉमन लेंगे तो m -2 इज इक्वल टू 0। तो m -2 दोनों में है, m -2 फिर से कॉमन, तो क्या बचा, m -3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि m -2 इज इक्वल टू 0 या m -3 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 2 हुआ या m इज इक्वल टू क्या हुआ 3। ये सहायक समीकरण के हल आ गए। अतः अभीष्ट हल क्या होता है, y इज इक्वल टू
C1 e की पावर 2x है और C2 e की पावर 3x, ऐसे ये अभिष्ठल हो गया। यहाँ तुम सोने के लिए आए हो कि याद कर रहे हो? यस मालिक, लिखो। हाँ तो याद नहीं कर रहे थे, इसी को लिखो हो गया आप लेके। उसको याद करो ना शुरू से, अभी हम पूछेंगे बाद में पढ़ाने के बाद। दूसरा सवाल ये है, सॉल्व हल कीजिए। d3y dx3 माइनस 9 d2y ds2 प्लस 23 dy dx माइनस 15 y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए वही आपको क्या बताए थे अभी कि d अपॉन ds के स्थान पे लिखते हैं d, d2 अपॉन ds2 के स्थान पे लिखते हैं d2, d3 अपॉन ds3 के स्थान पे लिखते हैं d3, ऐसे। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा ये d3y, ये 9 d2y 23 dy 15y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y कॉमन ले लो, तो d क्यूब माइनस 9d स्क्वायर 23d माइनस 15 कॉमन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब d के स्थान पे क्या रखते हैं m, d के स्थान पे m रखेंगे तो क्या आएगा सहायक समीकरण, तो m क्यूब माइनस 9m स्क्वायर प्लस 23m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, m क्यूब का गुणांक क्या है 1, अचर पद क्या है 15, तो 1 और 15 का गुणा करो तो क्या आएगा माइनस 15 का, तो माइनस 15 कहाँ कौन कौन संख्या से कट सकती है, 1 से भी, माइनस 1 से भी, 2 से भी, 2 से नहीं कटेगी, 3 से, माइनस 3 से, 4 से नहीं कटेगी, 5 से कट जाएगी, 5 से, माइनस 5 से, और 10 और माइनस 15 से, माइनस 15 से हो गई, और किसी से नहीं कटेगी। ठीक है, तो इनमें से कोई नंबर ऐसी होगी जिस नंबर को यहाँ m के स्थान पर रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, उसको ढूंढते हैं तो कौन सी वैल्यू रखने से 0 हो जाएगी। क्या इनमें से कोई संख्या ऐसी होगी जो m के स्थान पे यहाँ रख देने से ये 0 हो जाएगा। तो m के स्थान पे मान लो 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1 रहेगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 रहेगा, और यहाँ 23 इंटू 1 करेंगे तो 23 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 23 जोड़ तो 24 हो गया, और माइनस 9 माइनस 15 जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस 9 और 15 जोड़ेंगे तो हाँ 24, तो 24 यहाँ प्लस में भी रहेगा, 24 माइनस में भी रहेगा, तो 0 हो ही जाएगा। हाँ, तो m के स्थान पे 1 रख देने से यहाँ ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब m इज इक्वल टू 1 इसका एक सोल्यूशन है, m इज इक्वल टू 1 इसका क्या है एक सोल्यूशन है। तो जब m इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है तो m 1 को इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो m माइनस 1 इसका एक क्या होगा गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए m माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वे द्वितीय घात का बहुपद आएगा, और द्वितीय घात का बहुपद का गुणनखंड करने का तरीका भी बताए हैं इसके पहले वाले सवाल। ठीक है ना, m माइनस 1 में किसका गुणा करें कि ये क्यूब वाला आ जाए, तो नहीं जानते थे इसमें m माइनस 1 का भाग देंगे तो जो आएगा भागफल में कोशेंट में जो आएगा उसी का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं m क्यूब पे जो गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले करते हैं। ठीक है, तो गुणा करने से माइनस 15 आया, और माइनस 15 किस किस संख्या से काट सकता है ये पता लगाओ, फिर उनमें से एक संख्या ऐसी होगी जिसको यहाँ रखने से 0 हो जाएगा, तो वे संख्या को ढूंढो, तो 1 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में तो समीकरण 1 में m बराबर 1 रखने पर 1 जब रख देंगे इसमें तो 1 का क्यूब
-9 गुणे 1 का स्क्वायर 23 गुणे 1 -15 इज इक्वल टू 0। तो 1 का क्यूब करोगे तो क्या, 1 को 3 बार लिख के गुणा करो, 9 3 × 1 ही हो जाएगा। और यहाँ 23 और -15 इज इक्वल टू 0, ये एक ही रहेगा। 9 और ये क्या होगा 23 और -15 इज इक्वल टू 0। 23 और 1 ऐड का 24, 9 और 15 तो -24 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। 24 से 24 सब्ट्रैक्ट करें तब भी 0, इधर 0 है ही, दोनों साइड सेम हो गया। इसका मतलब m इज इक्वल टू 1 इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 इक्वेशन समीकरण 1 का समीकरण या इक्वेशन फर्स्ट का एक सलूशन है, एक हल है। तो क्या होगा, m-1 एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। तो दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए फॉर अदर फैक्टर वी डिवाइड, ये y इसमें m-1 का भाग देंगे। दूसरे फैक्टर के लिए लिखते हैं आगे, दूसरे फैक्टर दूसरे गुणनखंड के लिए दूसरे गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, इसमें m³ -9m² प्लस 23m -15 में m-1 का भाग देना होगा। तो भाग देते हैं इसमें, तो ये होगा m³ -9m² प्लस 23m -15 में भाग देना है किसका, m-1 का भाग देना। तो m में किसका गुणा करें कि m³ आ जाए तो m² का, तो घात 1 है, घात 1 और 2 मिलकर घात 3 हो जाएगा। तो m² का गुणा m के साथ तो m³ हो गया, m² का गुणा 1 के साथ तो -m² हुआ। अब घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, और ये इससे कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है। -9m³ -9m² प्लस m², तो -9 रुपये आपके पास कर्जा है, 1 रुपये जेब में है, देने के बाद क्या होगा, -8m² प्लस 23m -15 आ गया। इसको सीधे उतार दिए, इसको सीधे उतार दिए, ठीक है। अब m के पहले कौन नंबर है, 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ जाए, -8 आ जाए, 1 में किसके साथ, -8 का, 1 में -8 का मल्टीप्लाई करें तो -8 आएगा। अब m की पावर 1 है, सुनो, m की पावर 1 है, m² लाना है, तो m की पावर 1 का गुना करेंगे तो पावर 1 मिलके 2 हो जाएगी। तो -8m का m के साथ मल्टीप्लाई तो -8m², -8m का -1 के साथ तो माइनस प्लस, और फिर क्या हो जाएगा 8m। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस होगा और प्लस है तो माइनस, और ये इससे कट गया। 23m से 8m निकाल दो, तो फिर 23 में 8, तो फिर वो 15 और फिर 15m -15, तो 0। अब इसमें m के पहले यहाँ 1 है, तो 1 में किसका गुणा करेंगे, 15 आ जाए, 15 का 15 भर कर m का करेंगे तो 15 का गुणा m के साथ करें तो 15m का ही जाएगा, m तो यहाँ है ना, 15m कर देते यहाँ तो 15m² आ जाता, अधिक हो जाता, ठीक है। तो 15 का मल्टीप्लाई m के साथ तो क्या होगा 15m, 15 का -1 के साथ तो -15। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस ये और प्लस, ये कट गया इससे और ये कट गया इससे, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड ये है और कोशेंट ये है, ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है। तो डिविडेंड भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेष। हिंदी में लिख लेते ना, तो क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल
तो भाज्य क्या है यहाँ, ये है m क्यूब माइनस 9m स्क्वायर प्लस 23m माइनस 15। तो ये क्या होगा, m माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 प्लस 0 कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। चला गया वो। चलो बस बंद कर दो, अच्छे से बंद कर दो, नहीं फिर से लौट चला है। तो m माइनस 1, अब देखो इसका फैक्टर आप कैसे करेंगे, 15 है ना, तो 15 को 5 3 जा 15, 5 और 3 8, 5 और 3 8 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m और प्लस 15 ऐसे। अब m माइनस 1 लिख लो, और इन दोनों से m कॉमन ले सकते, दोनों में दिख रहा है m, तो m कॉमन लिए तो m माइनस 5 बचा, जिससे 3 बन जा, 3 5 जा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो m माइनस 3 5 जा, ये आ गया, ठीक है। ये m माइनस 1 कहाँ का था, इधर का था, इधर को लिख लिए हो क्या। अब देखो यहाँ पे m माइनस 1, अब देख रहे हैं कि m माइनस 5 दोनों में दिख रहा है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, m माइनस 5 कॉमन लेंगे, इधर क्या बचेगा m, और ये वहाँ बचा माइनस 3, तो ये फैक्टर हो गए सब, m माइनस 1 m माइनस 3 और m माइनस 5 ऐसे, इसका फैक्टर आ गया m क्यूब माइनस 9m स्क्वायर प्लस 23m और माइनस 15 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन कोई रखते थे क्या, इक्वेशन फर्स्ट लिखे थे, तो समीकरण 1 से ये हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m की वैल्यू हो गई 1, m की वैल्यू हो गई 3, m की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। अतः अभीष्ट हल क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट हल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अभीष्ट हल y इज इक्वल टू लिखेंगे c1, क्या लिखेंगे, c1 e की पावर 1x और c2 e की पावर 3x और c3 e की पावर 5x, ये इसका आंसर है। c1 e की पावर 1x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर 5x, इसका हल हुआ। खत्म हो गई, लिख लिया ना। मैं ले गया मैं अपना पेन, वो 10 रुपए वाली पेन 6 दिखाओ, मैं सीखता हूँ। चलो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे दिया है, सॉल्व
D2 y अपॉन dh2 माइनस 7 dy अपॉन dx प्लस 12y इज इक्वल टू 0। पहला काम क्या है, d अपॉन dx के स्थान पे d लिखना, d2 अपॉन dh2 के स्थान पे d2 लिखना। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे, तो ये होगा d2 और ये बाई सीधे उतार लो, 7 और ये d लिख दो बाई और ये होगा 12y। ठीक है, सब अब बाई सब में दिख रहा है, देखो इसमें भी इसमें भी इसमें भी, बाई को बाहर निकाल लो, तो d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 बाई बाहर निकल गया इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करने के लिए d स्क्वायर के पहले यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है 12 है, तो 1 और 12 का मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा। ठीक है, अब 12 के फैक्टर करो, क्या क्या हो सकता है 12 के 6, हाँ 2 into 6, 6 into 2 हो जाएगा फिर, हाँ 6 into 2 भी होगा, और 12 का फैक्टर माइनस 2 into माइनस 6 भी होगा, और 12 का फैक्टर 4 into 3 भी होगा, 4 3 12, 12 का फैक्टर माइनस 4 into माइनस 3 भी होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 और 6 को ऐड करोगे, 2 और 6 को तो क्या आएगा 8, और माइनस 2 और माइनस 6 को ऐड करेंगे तो माइनस 8, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7, माइनस 4 माइनस 3 को ऐड करेंगे तो माइनस 7, यहाँ बीच में क्या है माइनस 7 के प्लस 7, माइनस 7, तो ये वाला फैक्टर लेंगे, इसमें माइनस 7 आया, इसको क्यों नहीं लेंगे क्योंकि प्लस 7 आया, इसको क्यों नहीं लेंगे माइनस 8 आया है, इसको क्यों नहीं लेंगे प्लस 8 आया है, जबकि आना क्या चाहिए माइनस 7 वाला। 12 का वे वाला फैक्टर लेंगे जिसको ऐड करने से बीच वाला पद आता हो, 4 into 3, हाँ तो माइनस 4 इंटू माइनस 4, तो यहाँ पे जहाँ माइनस 7 4 into माइनस 4 नहीं माइनस, हाँ माइनस 7d जहाँ है तो वहाँ 7d के स्थान पे माइनस 4d माइनस 3d लिखेंगे, तो पहले d के स्थान पे हम रखे था तो सहायक समीकरण आएगा, जिसका सहायक समीकरण, जिसका सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण है, तो क्या लिखेंगे m का स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर लिखेंगे, हम माइनस 7m के स्थान पे माइनस 4m माइनस 3m लिख देंगे, माइनस 4m माइनस 3m प्लस 12 बराबर 0। अब इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे, देखो तो इन दोनों से कॉमन m ले सकते हैं, ऐसी चीज दोनों से लो जो दोनों दे सकें, चंदा लेना है मान लो, m लेते हैं तो m ये भी दे सकता है ये भी दे सकता है, तो m माइनस 4, इससे कॉमन लेंगे माइनस 3 बन जा 3, तो 1m आएगा और 3 4 जा 12, तो फिर वो भी आ जाएगा, तो m माइनस 4 दोनों में आ गया। देखो अब m माइनस 4 को फिर से कॉमन निकाल लो, तो पहले से m बचा, दूसरे से 3 बचा, बाहर निकल गया m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 3 होगी, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता, तो माइनस है, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 4, तो m की वैल्यू 3 और 4 आ गई, अतः अभीष्ट हल रिक्वायर्ड सोल्यूशन, अतः अभीष्ट हल क्या लिखते हैं y बराबर c1 तो लिखते हैं सबसे पहले, फिर e की पावर 3x, फिर c2 और e की पावर 4x, ये आंसर c1 e की पावर 3x और c2 e की पावर 4 है। लिख ले। अब देखो जब किसी सहायक समीकरण के मूल बराबर हो तब उसका नियम क्या है, अभी तो अलग अलग मूल आते हैं, जैसे 3 आया है, यहाँ 4 आया, किसी में 2 आया तो 3 आया, मान लो 3 आया तो दूसरा भी 3 आए, तब उसका सलूशन कैसे लिखते हैं। अच्छा अगला नियम हो अब देखो दूसरा रूल, पहला रूल तो ये होगा, पहला यदि सहायक समीकरण के मूल m बराबर क्या हो m1 m2 m3 डैश डैश, तब आभीष्ट हल क्या लिखते हैं, अभी देख चुके आप लोग, y बराबर c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x, c3 e की पावर m3x, ये हल हो गया।
दूसरा रूल ये है कि यदि सहायक समीकरण के मूल क्या यम बराबर यम वन आ गए दो बार, मान लो यम1 और यम1, तब y बराबर क्या लिखेंगे c1 और प्लस c2 x और e की पावर m1 x, ऐसे लिखते हैं। तीसरा रूल, यदि मान लो यदि सहायक समीकरण के मूल क्या हो, यम बराबर यम1 तीन बार आ गया, इसको आभीष्ट हम क्या लिखेंगे y बराबर c1 प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वायर और फिर e की पावर m1 x लिख देंगे ऐसे। चौथा, यदि सहायक समीकरण के मूल यम बराबर क्या हो यम1 चार बार, तो क्या लिखेंगे y बराबर c1 प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वायर प्लस c4 x की पावर 3 और फिर क्या लिख देंगे e की पावर m1 x, ऐसे इस प्रकार के इसके मूल लिखे जाएंगे। ठीक है, जब मूल क्या रहेंगे, रिपीट रहेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। अब देखो एक सवाल लेते हैं इसका। अवकल समीकरण हल कीजिए। अवकल समीकरण हल कीजिए। d2 बाई अपॉन ds2 प्लस 2 dy अपॉन ds प्लस y इज इक्वल टू 0, ऐसे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले वही काम है, d के स्थान पे d अपॉन ds के स्थान पर d लिखेंगे और d2 अपॉन ds2 के स्थान पे d स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं d अपॉन ds के स्थान पे क्या लिखना है d, d2 अपॉन ds2 के स्थान पे क्या लिखना है d स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो जाएगा d स्क्वायर बाई 2 और d बाई प्लस y इज इक्वल टू 0, y सब में है तो d स्क्वायर प्लस 2d और प्लस 1 और कॉमन ये हो गया y इज इक्वल टू 0। जिसका सहायक समीकरण जिसका सहायक समीकरण है, तो d के स्थान पर क्या लिख देंगे m, तो m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं। देखो तो m स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, अचर पद क्या है 1 है, तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। 1 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणे 1। ठीक है, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, बीच में 2 है, देखो यहाँ है कि नहीं। ये इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1m प्लस 1m और प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। इन दोनों से m कॉमन लेते हैं, तो m कॉमन लेंगे तो m प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m प्लस 1 देखो दोनों में है, तो m प्लस 1 ये होगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 r m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1 r m इज इक्वल टू -1। अब देखो समान मूल आ गए कि नहीं आ गए। तब आभीष्ट हल क्या लिखेंगे, तब आभीष्ट हल y इज इक्वल टू लिखेंगे c1 प्लस c2 x और e की पावर -1x, बस यहाँ से c1 प्लस c2 x e की पावर -1x। तो -1 लिखो चाहे ना लिखो, तो y इज इक्वल टू लिख देते हैं c1 प्लस c2 x और e की पावर -x। ये आभीष्ट हल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो एक और। हल कीजिए अवकल समीकरण हल कीजिए। ये है d2 बाई अपॉन ds2 d2 बाई अपॉन
ds2 माइनस 4 dy/ds प्लस y इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं d² माइनस 4 dy प्लस y इज इक्वल टू 0। अब y कॉमन ले सकते हैं तो d² माइनस 4d प्लस 1 कॉमन y इज इक्वल टू 0, जिसका सहायक समीकरण है क्या, m² माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, देखो इसका गुणनखंड होगा ना, करेगा होगा ना, m² गुणांक 1 है, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 के गुणनखंड क्या होंगे, जो उन्होंने इससे -4 है, कोई सूत्र बीज लगाओ इसको। ठीक है, सूत्र बीज लगाओगे तो क्या होगा, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर तो क्या होगा, a बराबर m² के पहले 1 है, m के पहले -4 तो b बराबर -4, c बराबर 1। सूत्र क्या पढ़े थे, m बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2, ये 10वीं क्लास में पढ़े थे ना। तो m बराबर लिखो -b की वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस अंडर रूट b² तो -4 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 गुणे a के स्थान पे 1। तो m बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 1 कम 4 बटे 2 1 कम 2। ठीक है, तो m बराबर क्या आ गया 4 और प्लस माइनस 16 से 4 निकाल दो तो 12 बचा बटे 2। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर 4 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 बटे क्या होगा 2 का जोड़ा बन रहा, देखो तो m बराबर 4 प्लस माइनस 2 का जोड़ा बन रहा, तो जोड़े से बाहर आ गई संख्या 1 तो 3 बटे क्या हो गया 2। अब इसको क्या कर सकते हैं, m बराबर 2 कॉमन ले लो तो 2 और प्लस माइनस रूट 3 और बटे क्या होगा 2 और 2 कट गया, तो m बराबर क्या होगा 2 प्लस माइनस रूट 3 आ गया ना। तो जब यहाँ पे एक रूल तीसरा ये होगा, तीसरा रूल लग जाएगा यहाँ पे, तीसरा नियम, यदि m बराबर क्या हो अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा हो तो रूल क्या होता y इज इक्वल टू e की पावर अल्फा x, यहाँ c1 कास हाइपरबोलिक रूट बीटा x और ये c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x, ये रूल है तीसरा रूल। चौथा रूल ये है, चौथा नियम, यदि y बराबर ये है, यदि m बराबर क्या है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है समित संख्या, इसमें तो आयोटा नहीं है रूट भर में, इसमें आयोटा आ गया, तब क्या होगा रूल y बराबर ये लिखेंगे e पावर अल्फा x है और c1 कास बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। यहाँ हाइपरबोलिक नहीं लगा जैसा समित संख्या है, और जब यहाँ पे आयोटा नहीं है, आई वाला टर्म नहीं है, रूट में है, तब क्या लगता है हाइपरबोलिक, c1 कास हाइपरबोलिक रूट बीटा x। क्या है हाइपरबोलिक अब बताएंगे, अभी हाइपरबोलिक फंक्शन होता है साइन हाइपरबोलिक x e की पावर x e की पावर माइनस x/2 ये होता है, कास हाइपरबोलिक x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x/2 ये होते हैं। पहले था बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर में, लेकिन अब पिछले जब नई किताब आप लोगों की आगे 2 साल से हट गया है, तो आप जानते रहो हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो यदि यहाँ पे रूट में रहेगा ना, रूट में रहेगा आयोटा नहीं लगा रहेगा तो ये इसका रूल है, और यदि आयोटा लगा समित संख्या आ गया तो ये इसका रूल है।
ठीक है, क्वेश्चन में बताएंगे तो आप बात समझ में आएगी। तो देखो यहाँ पे वही आ गई स्थिति, ये वाली आयोटा तो नहीं लगा है पर रूट में लगा। तो कौन सा रूल लगाएंगे, इसका अभीष्ट हल कैसे लिखेंगे, देखो तब अभीष्ट हल, तब अभीष्ट हल क्या लिखेंगे, y बराबर e की पावर क्या लिखें यहाँ अल्फा एस ना, और अल्फा का काम कौन कर रहा है 2, अल्फा का काम कौन कर रहा है 2, तो e की पावर 2x। फिर क्या लिखेंगे c1 लिखोगे, फिर cos हाइपरबोलिक सीधे उतार दो, cos हाइपरबोलिक उतारो। अब रूट बीटा, तो बीटा के स्थान पे रूट 3, तो रूट 3 x लिख दो, ठीक है। फिर c2 लिखो, फिर साइन लिखो, फिर हाइपरबोलिक लिखो, फिर रूट 3 x लिख दो, ओके ये आंसर रूट 3 x। लिख लेते ना, अगला क्वेश्चन हल कीजिए अवकल समीकरण, हल कीजिए d2 बाई अपॉन ds2 माइनस 4 dy अपॉन ds प्लस 4 इज इक्वल 4 बाई इज इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे डी स्क्वायर बाई, इसको 4 डी वाई, इसको प्लस 4 बाई इज इक्वल टू 0। 4 बाई कॉमन ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 कॉमन बाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जिसका सहायक समीकरण, जिसका सहायक समीकरण एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका गुणनखंड करोगे तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एम कॉमन लोगे तो एम माइनस टू कॉमन लेंगे तो एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एम माइनस 2 कॉमन लिए तो क्या हुआ, एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा 2 और एम इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अतः अभीष्ट हल, अतः अभीष्ट हल क्या लिखेंगे, y बराबर c1 प्लस c2x और e की पावर 2x, c1 प्लस c2x e की पावर 2x। ठीक है, अब जा हो गए।